हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आती हैं उनके भी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है, सी टेट जुलाई 2024 में जो आपका होने वाला है और एमपी टेट वर्ग 3 जो कि आपका लास्ट 2024 तक उसका एमपी टेट एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसकी दोनों की क्लासेस आपकी कॉमन चल रही हैं क्योंकि इन सी टेट और एमपी टेट वर्ग 3 का 90% से ज़्यादा आपका सिलेबस सेम टू सेम मिलता है। तो ये क्लासेस हैं आपकी, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमपी टेट सी टेट के लिए ही आप ये क्लासेस देते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पीआरटी लेवल या 6 to 8 की, तो आप लोगों को सीडीपी पढ़ना ज़रूरी है। ये सभी टॉपिक आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं। ये जो टॉपिक अभी चल रहे हैं ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं वो आप लोग इन क्लासों को देख सकते हैं। मेन जो पॉइंट है सीडीपी का उसे आपको समझना है, चाहे आपकी सब्जेक्ट पेडालॉजी हो जैसे हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, ईवीएस की पेडालॉजी, मैथ पेडालॉजी। तो ये सभी पेडालॉजी को आपको समझना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका याद रखिए, अगर आपने रट करके सीडीपी को पढ़ा हुआ है, चाहे वो आप सब्जेक्ट पेडालॉजी अगर आपने रट लिया है, तो आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से, वहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आपकी तीसरी क्लास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही टॉपिक चल रहा है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो आज हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चरण। और ये जो आपकी पेडोलॉजी करवाई जा रही है तो ये पीआरटी लेवल और 6 to 8 दोनों के लिए ही आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो चाहे आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग ज़रूर इन क्लासों को अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलिए आज हम देखेंगे विकास के चरण आपके कौन कौन से होते हैं। जो आपके जनरली विकास के चरण होते हैं उनको देखना है। ठीक है, चलिए। पहला जो आपका चरण है वो है आपका इन्फेंसी, हिंदी में आप इसे शैशवावस्था कहते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है उसको भी आपको याद रखना है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था का जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आपको बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। तीसरा आपका जो चरण आता है वो है आपका लेटर चाइल्डहुड, हिंदी में आप इसे कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। लास्ट आपका चरण है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था का, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष। तो कैसे याद रखना है? आपको सीरियल बाई याद रखना है। जैसे आपका पहले हो गया इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था चलेगी आपकी 6 से 12 वर्ष, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था आपकी जो होगी वो होगी 12 से 18 वर्ष। तो सबसे पहले इन्फेंसी 0 से 2, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, और एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था आपकी चलेगी 12 से 18 वर्ष। 2-3 बार इसको आप जब देखेंगे अपने आप आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी कि इसका टाइम पीरियड जो है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इतना सिंपल पूछेगा नहीं। अब क्या है, सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उनका लेवल बढ़ चुका है। फिर भी अगर मान लीजिए पूछ दिया आपसे और आपको जब टाइम पीरियड पता होगा ना तो आगे जो आप सीडीपी की थ्योरी पढ़ेंगे ना वहाँ पर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपके जो विकास के चरण है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी दिया गया है। जैसे आपके प्याजे की जो थ्योरी है उसमें भी डिवाइड किया गया है।
तो जो आपका जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए आपको टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो शैशवावस्था होता है या शिशु अवस्था कह सकते हो 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था जो आपकी चलेगी वो 12 से 18 वर्ष रहने वाली है। तो ये 4 चरण हो गए। अब इन सभी 4 चरणों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आपको मैंने पॉइंट हर चरण में लिखाए हैं ना, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके पॉइंट हैं, तो बिल्कुल आप उनको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। वीडियो को भले ही आप 2 से 3 बार देखिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने ये विकास के जो चरण हैं जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस उस हिसाब से आपको समझना है। अगर आपने समझ लिया तो इससे आप क्वेश्चन छोड़ के कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके साथ। शिशु अवस्था या शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से आपकी 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था आपकी चलेगी 12 से 18 वर्ष। चलिए, यहाँ पर ये जो नोट लिखे हुए हैं आपके यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लेना जरूर। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। देखिए, 12 से 18 वर्ष जो मैंने बताया वो आपका क्या है, चरण है चौथा। लेकिन अगर WHO क्या मानता है कि किशोरावस्था की जो उम्र है वो क्या होगी, अगर आपसे ऐसा कहीं क्वेश्चन पूछ दे, तब आपको क्या लगाना है, 10 से 19 वर्ष। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म है। तो WHO का मानना है कि 10 से जो 19 वर्ष की आयु होती है वो आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है, यह WHO का मानना है। दूसरा पॉइंट, शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है। जब शिशु अवस्था में आप आते हैं तो यहाँ पर चरण क्या दिया गया है कि आपका डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से किया गया है, इन्फेंसी से, यानी कि शिशु अवस्था से। लेकिन शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। जो प्रसव के पूर्व की अवस्था होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था से पहले की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा गर्भ यानी कि माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल, ये याद रखिए, कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है। जो इसका समय अंतराल होता है गर्भाधान से जन्म, यानी कि गर्भाधान से जन्म तक का होता है, वो पीरियड क्या होता है, 9 महीने 10 दिन। अगर दिनों में पूछ दे तो टोटल आपका 280 दिन। अगर सप्ताह में आपके ऑप्शन दे दे तो 40 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती मां पर निर्भर करता है। तो जो गर्भाधान से जन्म तक का आपका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 9 महीने 10 दिन। अगर सिर्फ दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 280 दिन। अब ये आप कैसे लगाएंगे, तो जैसे आपको ऑप्शन देगा। अगर सप्ताह में आपके ऑप्शन है तो 40 सप्ताह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आना है। अगर दिनों में ऑप्शन दिए हों तो 280 दिन, अगर मंथ एंड दिन दोनों में दिए हों तो आपको 9 महीने 10 दिन लगा करके आना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये तीनों ऑप्शन दे सकता है और नीचे लिख सकता है इनमें से सभी, या ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई एक ऑप्शन लगा के नहीं आ जाना है। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को सारे पढ़िए, इसके बाद ही आपको आंसर क्लिक करना है। तो क्या होता है, ये तीनों सही हैं। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में दे दिया 9 महीने 10 दिन, 280 दिन, 40 सप्ताह, तो ये तीनों सही हैं। तो जो चौथा ऑप्शन आपका दिया होगा ना, वो दिया होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। तो आपको डी ऑप्शन लगा करके आना है। तो समझ में आ गया है आपको कि जो शैशवावस्था के पहले की अवस्था होती है प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 9 महीने 10 दिन होता है। दिनों में बात करें तो 280 दिन, और सप्ताह में बात करें तो 40 सप्ताह तक होता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने जो विकास के चरण है। पहला चरण है हमारा इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। इसका टाइम पीरियड है आपका 0 से 2 वर्ष। अब शैशवावस्था में ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं क्या क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके शैशवावस्था के, वो दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा।
जब 0 से 2 वर्ष के बीच में बालक होता है यानी कि शैशवावस्था में होता है, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से यानी कि सेंसेस से सीखता है। सेंसेस में आपके क्या है, सूंघ करके, स्किन है, टच करके आपके सीखेगा, सुन करके सीखेगा, देख करके सीखेगा। 0 से 2 वर्ष में सेंसेस ज्ञानेंद्रियां आप यही होती हैं जिसे सेंसेस यानी सेंस के द्वारा बालक सीखता है। जब वो 0 से 2 वर्ष का होता है या इन्फेंसी पीरियड में जब बालक होता है तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। जैसे मैंने बताया कि स्किन की बात करें तो कोई चीज़ गर्म है, जब वो एक बार टच कर लेगा और उसे गर्म लगेगा तो समझ में आ जाएगा ये चीज़ गर्म होती है। कोई चीज़ उस सूंघेगा या आंखों से देखेगा, कानों से कुछ सुनेगा, तो इन सभी के द्वारा वो क्या करता है, सीखता है, देख करके, सुन करके, टच करके, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस उम्र में बालक सीखता है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। जब शिशु अवस्था होती है यानी कि शैशवावस्था होती है तो बालक इसमें क्या करता है, गति क्रिया करके भी सीखता है, यानी कि मोटर एक्शन करके। मोटर एक्शन, गतिक विकास समझ रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले दोनों वीडियो देखे हैं तो आपको मोटर एक्शन समझ में आ जाएगा। अब गतिक विकास की बात कर सकते हैं कि गतिक विकास क्या होता है कि जब मूवमेंट करने लगता है बालक, उससे भी सीखता है। घुटनों के बल चल रहा है, उससे भी कुछ ना कुछ सीखेगा। कुछ पकड़ने के लिए उंगलियों का यूज करेगा तो उंगलियों का मूवमेंट होगा। तो जब शिशु अवस्था में होता है बालक तो क्या करता है, गति करके सीखता है। और पियाजे का भी यही कहना है, यानी कि जीन पियाजे का भी कहना है कि बालक क्या करता है, गति क्रिया करके सीखता है। शैशवावस्था को सेंसिटिव पीरियड भी कहा गया है, यानी खतरा भरा होता है। अब वो कैसे होता है, देखिए 0 से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें समझ बिल्कुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई वायर पड़ा हुआ है तो वो उसे पकड़ सकता है, तो ये खतरों भरा आपका क्या है, पीरियड है। सुई कहीं पर दिख गई, उस बालक को समझ नहीं है कि चुभ जाएगी, तो भी क्या है, ये खतरा भरा हुआ आपकी स्टेज है ये। इसीलिए इसको सेंसिटिव पीरियड किया गया, पीरियड कहा गया है। आप उन्हें, बालक को अकेले नहीं छोड़ सकते। जब वो 0 से 2 वर्ष में है तो इस समय बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बालक के ऊपर, क्योंकि उसमें उतनी समझ होती नहीं है। छत में नहीं जा सकते, सीढ़ियों से गिरने का डर, कहीं पर फिसलने का डर, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम, गर्म चीज़ कोई पकड़ सकता है, वायर है कहीं पर उसको छू सकता है। मान लीजिए कुछ गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं उसको छू सकता है, तो उससे क्या हो सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इसमें इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है बालक का। मतलब एक लोग बिल्कुल नज़रों के सामने ही रखो, जब सो रहा है तभी भले ही आप इधर उधर थोड़ा बहुत जाएं, तब भी आपको बीच बीच में आके देखते रहना है। ये चीज़ समझ में आई कि इसको सेंसिटिव पीरियड क्यों कहा गया है, शैशवावस्था को। आई थिंक अब आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब शैशवावस्था में बात करें तो ये आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे तेज होता है आपका शैशवावस्था में। क्योंकि 0 से 2 वर्ष की बात करें तो जब छोटा बालक होगा तो आप 1 साल बाद देखेंगे उसमें फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगा। फिर जब 2 वर्ष का होगा तो उसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा, यानी फास्ट बहुत होता है। और मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास भी बालक का इसी अवस्था में बहुत तेज गति से होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था के लिए। टाइम पीरियड आपको बता दिया, 0 से 2 वर्ष, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, मोटर एक्शन करके भी सीखता है, जीन पियाजे ने भी यही कहा है। सेंसिटिव पीरियड होता है आपका शैशवावस्था, और फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। चलिए नेक्स्ट चरण पर चलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज यानी कि खिलौना आयु कहा गया है। अब अर्ली चाइल्डहुड को ही एरिक एरिक्सन ने क्या कहा, इसको प्ले एज कहा है। देखिए यहां पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने कि इसी एज को एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है, प्ले एज कहा है।
2 से 6 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, एरिक एरिक्सन ने इसको प्ले एज भी कहा है और पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज यानी कि खिलौना आयु भी कहते हैं। जब 2 से 6 वर्ष का बालक होता है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तो जो भाषा का विकास है वो बहुत तेज गति से आपका होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है पूर्व बाल्यावस्था के लिए कि इसमें जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नकल करके सीखना, यानी कि जो बालक अर्ली चाइल्डहुड में होता है यानी 2 से 6 वर्ष के बीच में अगर है वो, तो नकल करने का मतलब वो चीटिंग वाली नकल नहीं, यहाँ पर इमिटेटिव, यानी कि आप वो जो देखेगा, देख करके आपको सीखेगा, आपकी क्रिएटिविटी देखेगा। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बालक देखेगा तो वो भी देख करके सीखेगा आप लोगों को। तो इसी अवस्था में क्या करता है बालक, जो भी देखेगा वो करेगा। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो सेंसिटिव भी होती है, क्रिटिकल होती है और फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका इस अवस्था में होता है। ठीक है, भाषा विकास के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो सेंसिटिव, क्रिटिकल और फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट वाली अवस्था आपकी होती है। अब अर्ली चाइल्डहुड में बात करें तो जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, 2 से 6 वर्ष में भी जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, वो भी काफ़ी तेज गति से होता है। लेकिन जो आपका सबसे तेज होता है वो 0 से 2 वर्ष यानी कि शिशु अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट पूर्व बाल्यावस्था में भी तेज गति से होता है, लेकिन बर्थ के बाद। और सोशलाइजेशन, सामाजिकरण भी आपका पूर्व बाल्यावस्था में काफ़ी तेजी से होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए अर्ली चाइल्डहुड के। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अर्ली चाइल्डहुड हिंदी में आप इसे कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। जो आपका टाइम पीरियड होता है इसका 2 से 6 वर्ष होता है। इसको टॉय एज कहा जाता है, एरिक एरिक्सन ने इसे प्ले एज भी कहा है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस स्टेज में जो आपका भाषा का विकास है वो सबसे तेज गति से होता है। इस अवस्था में बालक नकल करके यानी कि इमिटेट करके सीखता है, इसीलिए इसको इमिटेटिव एज भी कहा गया है। भाषा विकास के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था है वो सेंसिटिव, क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें आपका होता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी इसमें फास्टेस्ट होता है और सोशलाइजेशन भी आपका काफ़ी तेज गति से होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी सोशलाइजेशन आपका पूर्व बाल्यावस्था में तेज गति से आपका होता है। चलिए अगला चरण आ जाता है हमारा लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 6 से 12 वर्ष। अब इसके जितने पॉइंट दिए हुए हैं ये सभी बिल्कुल आराम से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज यानी कि टोली अवस्था कहा गया है। इसको गेम एज यानी कि स्पोर्ट एज भी कहा गया है। एलिमेंट्री स्कूल एज, सभी को पता है कि ये 6 से 12 वर्ष आपकी क्या एलिमेंट्री स्कूल एज होती है आपकी, जिसे आप प्राइमरी कह सकते हो 1 to 6 पढ़ने के लिए। तो ये कौन सी एज हो गई आपकी, लेटर चाइल्डहुड की हो गई, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज हो गई। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज इसको कहा गया है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं और इस अवस्था के बीच में जो उनके दोस्त बनेंगे वो दोस्ती क्या होती है, लंबे समय तक चलती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी इसे कहा गया है। और उसका रीजन ये है कि जो बालक 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में होता है, तो इस समय जो भी दोस्त बनेंगे वो लंबे समय तक आपके दोस्त रहेंगे। 6 से 12 वर्ष का जब बालक होगा यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में होगा, तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास है वो स्लो हो जाता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट आपका स्लो होगा। सूडो मैच्योरिटी वाला काल भी इसे कहते हैं, क्योंकि इस एज में बालक को लगता है कि वो परिपक्व हो चुके हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जब बालक होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें इस चीज़ का
मिथ होता है यानी कि सूडो मैच्योरिटी होती है उनके अंदर। 6 से 12 वर्ष के बालक में मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में बात करें तो गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में गतिक विकास बोलेंगे, तो आपका जो गतिक विकास होता है काफी फास्ट होता है। अब लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को लेटेंसी स्टेज भी कहा गया है। किसके द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा, फ्राइड के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा इसको लेटेंसी स्टेज भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करें इस एज को, एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। एरिक एरिक्सन ने इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। और अगला है, प्याजे ने इसी स्टेज को क्या कहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब आप प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस स्टेज को प्याजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहा है। तो ये तीनों बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। लेटेंसी स्टेज आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया है, एरिक एरिक्सन के द्वारा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कहा गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो ये आपकी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब है लास्ट स्टेज आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। इसका टाइम पीरियड है आपका 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था जो होती है उसको क्या कहा गया है, परिवर्तन का काल यानी कि संक्रमण का काल कहा गया है, ट्रांजिशनल पीरियड। क्योंकि किशोरावस्था में बालक के फिजिकल मेंटल बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो इसको परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल कहा गया है किशोरावस्था को। इसको गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम काल भी कहा गया है किशोरावस्था को, क्योंकि किशोरावस्था स्वर्णिम काल ही है, गोल्डन पीरियड होता है बालक का। यहाँ पर किशोरावस्था में जब आ गया तो किशोरावस्था जो होता है ना वो गोल्डन पीरियड होता है, उतना ज्यादा इशू, दिमाग में टेंशन नहीं होती। हर चीज को लेकर के, जैसे यहाँ पर देखिए उसका क्या होगा, स्कूल पीरियड होगा यहाँ पे, क्योंकि जब स्कूल का पीरियड होता है, जब स्कूल आपका खत्म हो जाएगा तो आपके अलग ही जोन में चले जाएंगे वहां पर, तो इस पीरियड को क्या कहा गया है, गोल्डन पीरियड कहा गया है। और किशोरावस्था में ही क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा तनाव भी आ जाता है, तो तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है, लेकिन किसने कहा है ये आपको याद रखना है, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था होती है वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया है, स्टैनली हॉल के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। किशोरावस्था में लीडरशिप स्किल आने लगती है। बस इतना याद रखिए, जो 12 से 18 वर्ष के बालक होंगे यानी किशोरावस्था में होंगे, उनके अंदर क्या होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब आपका, इमोशनल का मतलब हिंदी में होता है संवेग, इसे भावना भी कह सकते हैं, इमोशंस भावना। तो क्या होती है, स्टेबल नहीं होते हैं एक जगह पर, कभी कुछ इमोशंस आ रहे हैं दिमाग में, फिर कभी कुछ इमोशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इमोशनल स्टेबिलिटी की जो कमी होती है, ये याद रखना है कि किशोरावस्था में लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। और इसी पीरियड में यानी कि किशोरावस्था में ही आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं। और आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, और ये किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। एरिक एरिक्सन के द्वारा कहा गया है कि किशोरावस्था जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ भी है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी है क्या, ठीक है, मेरी पहचान क्या है। तो ये किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। ये आपका ब्रिज पीरियड भी किशोरावस्था को कहा गया है, मैं बताऊंगा क्यों कहा गया है।
स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु भी इसको, इस काल को कहा गया है, किशोरावस्था को। और एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है अहम केंद्रित। तो ये जितने पॉइंट हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा कि आपके सारी चीज़ें कमेंट्स में क्लियर कर दूं, या फिर जब मैं अगला कोई वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अब इसको देखिए, ब्रिज पीरियड क्यों कहा गया है। ये तो हो गया आपका चाइल्डहुड। जब आपका चाइल्डहुड होगा तो ब्रिज क्यों कहा गया है, क्योंकि चाइल्डहुड के बाद आपका एडोलसेंस, और एडोलसेंस के बाद ही आपका आएगा एडल्टहुड यानी कि वयस्क अवस्था। किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था। तो चाइल्डहुड से जाकर के आपको जब एडल्टहुड में जाएंगे तो ब्रिज का काम कौन कर रहा है, किशोरावस्था कर रहा है, यानी कि एडोलसेंस आपका काम कर रहा है। इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड भी कहा गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को शेयर करना है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बन जाते हैं नेचर एंड नर्चर से। जो नेचर होता है आप इसे हेरेडिटी यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित है आपका ये, और ये क्या होता है, स्टैटिक होता है यानी कि स्थिर होता है। तो नेचर आपका क्या है, हेरेडिटी है, और नर्चर आपका क्या है, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, जो कि आपका डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। हेरेडिटी आपकी स्थिर होती है, और नर्चर जो होता है यानी कि एनवायरनमेंट, नर्चर आपका एनवायरनमेंट है, याद रखिए। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है, नेचर आप बोलेंगे हेरेडिटी को, नर्चर बोलेंगे आप एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को। पर्यावरण डायनेमिक होता है आपका, यानी कि स्थिर नहीं होता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि पर्यावरण आपका चेंज होता रहता है। कहीं आज रह रहे हैं आप, फिर आप कहीं चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है वो अलग होगा। तो नेचर मतलब हेरेडिटी यानी आनुवंशिकता, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। जो आपकी हेरेडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं वो एडिटिव नहीं होते हैं, यानी कि हेरेडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं होता, तो ये गलत पॉइंट है। अगर कहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होते हैं, तो मल्टीप्लाई होते हैं दोनों एक दूसरे के, और ये एडिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका नेगेटिव है, यानी कि ये गलत है। अगर कहीं भी ऑप्शन में ऐसा प्रश्न मिल जाए कि हेरेडिटी और एनवायरनमेंट एडिटिव होते हैं, तो आप उसे गलत लगा के आएंगे, क्योंकि एडिटिव नहीं होते। हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के बराबर नहीं कह सकते, याद रखिएगा, बराबर के हकदार नहीं कह सकते, लेकिन दोनों के बिना विकास संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा बराबर नहीं है कि 50% हेरेडिटी और 50% एनवायरनमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। हेरेडिटी यानी कि फिक्स होती है आपकी, स्टैटिक होती है, मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि स्थायी होती है। और जो एनवायरनमेंट होता है आपका, तो वो डायनेमिक यानी कि चेंजेबल, परिवर्तनशील होता है। तो नेचर और नर्चर को आपको कैसे क्लियर करना है। नेचर मतलब आनुवांशिकता, क्योंकि जो प्राकृतिक होगा, नेचर से अगर आप उसके समझें प्राकृतिक, तो हेरेडिटी आपकी नेचुरल आती है, पर्यावरण तो आपका चेंज होता रहेगा, और जो नर्चर होगा वो एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है, और जो डायनेमिक होती है यानी कि परिवर्तनशील होती है। चलिए, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी चल रहा है हमारा, अभी एक दो वीडियो और होंगे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। जैसे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसी टॉपिक के हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करने वाले हैं, ताकि आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जब आप MCQs लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि जो मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो MCQs में आपकी क्लियर हो जाएंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है
और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमसे बनते हैं या नहीं बनते। तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलिए हमने जो थ्योरी पढ़ी है वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं वो भी हमसे बन रहे हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे ज़रूर वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।